एक गांव में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी खेत में आलू उगाते थे। बेटी पीलू, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। इस बार हमारा पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा, ऐसे बबली कहती है। तो पीलू बोलती है, हाँ माँ, इस बार हम अपना घर भी खरीद लेंगे। लेकिन जब माँ बेटी बाजार पहुँचती तो देखती है कि वहाँ पहले से बहुत आलू बेचने वाले किसानों की भीड़ है और उन्हें बहुत कम दाम मिल रहा है। तो पीलू कहती है, इतने कम दाम में तो हमारी मजदूरी भी नहीं निकलेगी। हम इतने कम दाम में अपने आलू की फसल क्यों बेचे? तो कड़क सेठ कहता है, देखो चिड़िया, बेचना है तो बेचो, नहीं तो अपने घर में इस आलू को रख लो और वहीं पर इसे सड़ने दो। लेकिन बबली और पीलू ने निर्णय ले लिया कि आलू नुकसान में नहीं बेचेंगे। फिर वो दोनों घर वापस आ जाती है। उनके पीछे सुंदरी कवि और हरियाकी आ जाते हैं। ये कड़क सेठ बहुत चालाक है, हमसे इतने सस्ते दामों में आलू खरीद रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को 10 गुना ज्यादा दाम में बेचेगा। 100 का माल 1000 रुपए में, ऐसे हरिया बोलता है। तो सुंदरी कहती है, लेकिन हम अगर आलू उसे नहीं बेचेंगे तो घर में रख कर क्या करेंगे? तो पीलू कहती है, हरिया काका, हम क्यों नहीं कंपनियों को सीधे आलू बेच सकते? नहीं, वो कंपनियां क्या करती है इन आलू का? चिप्स ही तो बनाती है ना। हम भी अगर कोशिश करें तो हरिया कहता है, अरे बेटी, इतनी मेहनत कौन करेगा? उसके लिए तो मशीन चाहिए होती है। तो सुंदरी बोलती है, मेरा भांजा बबलू इंजीनियर है, उससे पूछ कर देख सकते हैं। हाँ, अगर वो हमारी मदद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। पीलू की बात सुनकर बबली कहती है, लेकिन हमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। अगर चिप्स बनाने की मशीन काम नहीं आई तो ये आलू ऐसे ही सड़ जाएंगे और हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। बबली बोलती है। इसके बाद बबलू उन सब से मिलता है। मैं आपको आलू चिप्स की मशीन बना कर दे सकता हूँ। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद बबलू के बनाई हुई मशीन से सभी के आलू काम में लगते हैं और आलू का छिलका छील कर उनकी कटाई होती है, फिर धुलाई होती है और फिर उन्हें हवा के ब्लोअर से सुखाकर तलने दिया जाता है। हम सभी ने इसमें अपनी अपनी कमाई के पैसे लगाए हैं। ये हमें बहुत मुनाफा कराएगी। ये बात कड़क सेठ तक पहुंच जाती है। इस गरीब पिद्दी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मुझसे फसल नहीं बेचा और खुद आलू की चिप्स बना रही है। मैं उसकी मशीन में आग लगा दूंगा, फिर देखता हूँ क्या करेगी। उस रात कड़क सेठ अपने आदमियों के साथ पीलू की मशीन को जलाने के लिए जाता है। बबलू उसे रास्ते में देख लेता है। अरे, इससे मजा चखाना होगा। फिर जैसे ही कड़क के आदमी मशीन में आग लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें जोर से करंट लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। कड़क को भी चिड़िया पकड़ लेती है। कड़क सेठ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हम गरीबों को नुकसान पहुंचाने आए थे। वो अच्छा हुआ बबलू जी ने तुम्हें देख लिया। अब तुम और तुम्हारे आदमी जेल में सड़ेंगे। फिर कड़क को जाबाज इंस्पेक्टर जेल में डाल देता है। अपनी बहादुरी के कारण बबलू पीलू को पसंद आ जाता है और पीलू की मेहनत देखकर बबलू उसको पसंद करने लगता है। फिर दोनों की जल्दी ही शादी हो जाती है और वो दोनों मिलकर सुंदरी और हरिया काका के साथ चिप्स की कंपनी खोल लेते हैं। इस तरह से बाकी के किसानों की भी मदद करते हैं। बदलापुर एक छोटे से गांव था। यहाँ बबलू अपने ससुराल में रहता था। उसका ससुराल बहुत गरीब था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम दे नहीं रहा था। एक दिन बबलू बर्गर खा रहा था, तब उसका ससुर आकर उसे कहता है, हाँ हाँ दामाद जी, अच्छे से बर्गर खा लो। सुबह सुबह बर्गर खा लो। हम लोगों के पास चाय पीने के पैसे नहीं है, लेकिन आप ना बर्गर खा लो। क्या हुआ ससुर जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो क्या करूं दामाद जी, घर में इतनी परेशानी है, गरीबी है, लेकिन आपको एक भी काम नहीं मिल रहा है और आप बर्गर खा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आप कहीं पर मजदूरी कर लो, हम सब भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बबलू बहुत दुखी होता है। बबलू काम की तलाश में घूम रहा था। फिर वो चाय पीने के लिए एक जगह रुका। वहाँ कालू कौवा आया और बात करने लगा। क्या भाई बबलू, कैसे हो?
मैं तो आज शहर जाकर बर्गर खा के आया हूँ। वहाँ बहुत अच्छा बर्गर मिलता है। अरे कालू भाई, मैं भी गांव का बर्गर खाया हूँ, लेकिन यहाँ तो सैंडविच और बर्गर में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन तुम बर्गर खाने के लिए इतनी दूर गए, तुम्हारे पैसे खर्च हुए होंगे। देखो भाई, मुझे तो स्वाद अच्छा मिलना चाहिए। अपने गांव के जंगल में एकदम घटिया बर्गर मिलता है। गांव के लोग बर्गर क्या होता है पता ही नहीं है इनको। उनके लिए वड़ा पाव और बर्गर एक ही तो होता है। बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेते हैं, लेकिन बर्गर पैटीज ऐसा ही फिसल जाता है। मैं ही नहीं, और भी बहुत से लोग हैं शहर जाकर बर्गर खाते हैं। मैं तो कहता हूँ बबलू भाई, कोई अपने ही गांव में छोटा सा ठेले भी बर्गर का खोल ले तो वो बहुत कमाई करेगा। ये तो आप सही कह रहे हो कालू भाई, मैं एक बार शहर जाकर बर्गर खा के आता हूँ। उसके बाद से बबलू एक दिन शहर जाकर बर्गर खा के आता है। उसके बाद वहाँ पर खाना बनाने की किताबें पढ़ता है और उससे जल्दी ही वो सभी तरह के बर्गर बनाने सीख जाता है। शहर से वापस आकर बबलू अपने दोस्तों को बर्गर्स खिलाता है। सभी को उसके अलग अलग बर्गर्स बहुत पसंद आते हैं। ससुर जी, मैं कुछ काम शुरू करने जा रहा हूँ। क्या काम शुरू करने वाले हो बबलू जी? आप इतने टाइम शहर में क्या सीख के आए हो और पैसे जमा कर लिए हो क्या? बिना उसके तो कोई काम नहीं शुरू कर सकते। आप बस देखते जाइए ससुर जी। ठीक है, देखते हैं अब क्या कमाल करोगे। ऐसे ही एक दिन बबलू बर्गर बनाने लगता है और कालू को बर्गर खाने के लिए बुलाता है। कालू अपनी पत्नी सुंदरी के साथ बर्गर खाने के लिए आता है। अरे वाह बबलू भाई, ये तो शहर से भी बहुत ज्यादा टेस्टी बर्गर है। ऐसा बर्गर आप अपने गांव में बना रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मैं शहर नहीं, आपके ही यहाँ बर्गर खाने आऊँगा। अगर तुम्हें पसंद आया है तो सभी को पसंद आएगा कालू भाई। जल्द ही बबलू की बर्गर की दुकान बहुत धूमधाम से चलने लगती है। जल्दी ही वो मुनाफा कमाकर अमीर हो जाता है। ससुर जी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा बर्गर का काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अपने परिवार के लिए एक घर खरीद लिया हूँ। अब हम सब जल्द ही वहाँ रहने जाएंगे। बर्गर बेचकर कौन घर खरीदता है दामाद जी? घर तो अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। आप घर को कल ही देख लेना ससुर जी। और हाँ, आपको मैं अपने हाथ का बर्गर भी खिलाऊंगा। अगले दिन बबलू अपने ससुर को और बाकी के परिवार वालों को अपना नया घर दिखाने के लिए ले जाता है। घर देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और अचंभित हो जाते हैं। बबलू का बड़ा सा बर्गर के आकार का घर था। अरे वाह दामाद जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने अपने काम को इतना बड़ा कर दिया कि घर भी वैसा ही बना दिया है। मैं तो आपसे बहुत नाराज रहता था क्योंकि मुझे लगता था आप आलसी और कामचोर हैं। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। अपनी मेहनत से बर्गर की दुकान चलाई और अपना घर भी बना लिया। आखिर दामाद हो तो आपके जैसा। आपका आशीर्वाद है ससुर जी। अब ये बर्गर खाइए। और बबलू के बर्गर का घर पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसका बर्गर का घर इतना फेमस हुआ कि वहाँ पर देश विदेश से लोग पिकनिक मनाने आते थे। इससे उसकी कमाई 4 गुना बढ़ गई। अपनी मेहनत और लगन से बबलू आगे भी स्वादिष्ट बर्गर बनाता रहा और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। रॉकी नाम का एक भालू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रॉकी भालू अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने इलाके के सबसे अच्छे स्कूल में भेजता था। स्कूल में बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता था। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फूड एक्टिविटी और भी बहुत कुछ। दोनों खरगोश और पीहू लोमड़ी दोनों अपने अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। भाई, आज हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड है ना, तो क्या आपने अपने स्पोर्ट्स शूज ले रख लिए हैं? कल सर ने आपसे कहा था ना, अगली बार
जब स्कूल में आओगे तो अपने शूज के साथ आना, वरना वे तुम्हें क्लास से निकाल देंगे। पीहू तुम फिक्र मत करो, आज मैंने अपने शूज लेकर आया हूँ। आज सर मुझे क्लास से बाहर नहीं निकालने वाले हैं। चलो अब जल्दी से स्कूल चले, वरना लेट हो जाने की वजह से शायद हमें वो जरूर निकाल देंगे। हाँ भाई जल्दी चलो। वे जल्दी जल्दी भागकर स्कूल समय पर पहुँच जाते हैं। अपनी क्लास में जाकर टुन्नू आज बहुत खुश था कि आज वह अपने स्पोर्ट शूज लेकर आया है और सर आज उसे इस बात के लिए नहीं डांटेंगे कि तभी क्लास में मैडम सोना बिल्ली आती है और बच्चों से कहती है, म्याऊ। बच्चों, आज तुम्हारे स्पोर्ट्स टीचर किसी काम से बाहर गए हैं, इसलिए आज वे तुम्हारी क्लास नहीं ले पाएंगे। मैं आज तुम्हारी क्लास लूंगी और आज मैं तुम्हें फूड की क्लास दूंगी। फूड की क्लास? मगर मैम इसमें आप क्या सिखाओगे हमें? आज बच्चों मैं तुम्हें कुछ बनाना सिखाऊंगी जो आपके बहुत काम आएगा। अगर आपकी मम्मी किसी काम से बाहर गई हो तो आप खुद बनाकर उसे खा सकते हो और आप सभी को वे बहुत टेस्टी लगेगा। मगर मैडम आप हमें क्या सिखाओगे? मैं आप सभी को सैंडविच बनाना सिखाऊंगी। सैंडविच बनाना बहुत आसान होता है। सैंडविच बनाना फिर तो मजा आ जाएगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो बच्चों अब जल्दी से शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले हमें जो सामान चाहिए होगा वो है ब्रेड, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और चटपटा मसाला। और हाँ, नमक तुम अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। और हाँ बच्चों, टोमेटो सॉस भी, क्योंकि उसके बिना तो मजा आएगा ही नहीं। मगर मैडम आपने चीज के बारे में तो बोला ही नहीं। बिना चीज के सैंडविच में क्या मजा आएगा? नहीं टुन्नू, ये एक हेल्दी सैंडविच है, इसलिए हम इसमें कुछ भी ऐसा सामान नहीं डालेंगे जिससे हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़े। चलो अब मैं तुम्हें बनाना सिखाती हूँ। जी मैम। सबसे पहले आपको ब्रेड लेना है, उस पर टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, उसके बाद पत्ता गोभी, उसके बाद ही मसाला और थोड़ी सी नमक, और फिर इसे ब्रेड से ऊपर से बंद कर दो और फिर इस पर टोमेटो सॉस लगाकर आप इसे खा सकते हो। सभी बच्चे मैडम की रेसिपी अपनी अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे ना? अब आप अपने घर जाकर अपने मम्मी पापा को ही ये बनाकर खिला सकते हो। लेकिन बच्चों ये बनाते वक्त अपना ध्यान रखना, किचन में कोई भी ऐसा वैसा सामान नहीं उठाना, ठीक है? थोड़ी देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। टुन्नू और पीहू भी अपने घर आ जाते हैं। बच्चों जल्दी से मुँह हाथ धुल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं मम्मी, आज आप हमारे लिए कुछ नहीं बनाओगे। तभी वहाँ पर उनके पापा रॉकी भालू आ जाते हैं और वे ये सुनकर कहते हैं, क्या हुआ बच्चों, रोज तो तुम घर आते ही खाना मांगते हो, आज तुम्हें कुछ बदले बदले से लग रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। टुन्नू और पीहू दोनों मुंह हाथ धोकर किचन में जाते हैं और सैंडविच बनाने लग जाते हैं। दोनों जैसा जैसा मैडम ने बताया था वैसा ही बनाने लग जाते हैं और कुछ देर बाद बाहर आते हैं। पापा मम्मी, आज हमने आपके लिए कुछ बनाया है। आज मैडम ने हमें स्कूल में ही बनाना सिखाया था। अच्छा, तभी आज तुम बदले बदले लग रहे थे। मम्मी ये सैंडविच आपके लिए और पापा ये आपके लिए। पीहू अपने मम्मी पापा को सैंडविच दे देती है। दोनों उसे खाते हैं। अरे वाह बच्चों, ये तो बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने। आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है मेरे बच्चों। पापा की ऐसी बातें सुनकर दोनों मुस्कुरा देते हैं। मगरू और रिंकू एक शहर में रहते थे। दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। मगरू को अपनी स्विमिंग की काबिलियत में बहुत घमंड था और रिंकू खरगोश को अपने भागने की काबिलियत पर। उनकी दुश्मनी का फायदा उठाने की फिराक में बहुत से जानवर रहते थे और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे। लेकिन तोता ऐसा था जो उन दोनों का दोस्त था। मगरू, मेरे ख्याल से तुम्हें और रिंकू को दोस्ती कर लेनी चाहिए। आखिर तुम दोनों बेवजह एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हो। तो मगरू कहता है, ये बात तुम रिंकू को समझाओ तोता, वो बहुत घमंडी है और मेरे बारे में बहुत बुरा बोलता है कि मुझसे बहुत बदबू आती है और ना जाने क्या क्या। मैं रिंकू से बात करूंगा, लेकिन ये जान लो कि तुम दोनों को बाकी जानवर भड़काते हैं। फिर तोता रिंकू के पास जाता है। रिंकू, तुम और मगरू मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए कह रहा हूँ दूसरों की बातों में मत आया करो और दोस्ती कर लो। मगरू मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए तरकीब लगाता रहता है, मैं उससे दोस्ती नहीं कर सकता हूँ। दोनों तोता की बात नहीं मानते हैं। तोता दुखी हो जाता है और एक दिन वो बीमार पड़ जाता है। उससे मिलने के लिए मगरू और
रिंकू आते हैं। मगरू, रिंकू, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे एक खास जड़ी बूटी की जरूरत है, लेकिन वो नदी के पार मैदान के अंदर मिलेगी। अगर मुझे वो दवाई नहीं मिली तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मगरू और रिंकू दोनों दुखी हो जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए नदी पार करूंगा दोस्त, मैं स्विमिंग में बहुत माहिर हूँ। तो रिंकू कहता है, मैं तुम्हारे लिए जमीन के अंदर से जड़ी बूटी की दवाई निकाल लूंगा, मुझे गाजर निकालने की आदत है। और दोनों दवाई की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही रिंकू नदी के किनारे पहुंचता है तो देखता है कि नदी का पुल टूटा हुआ है। अरे, अब मैं कैसे नदी पार करूंगा? वहीं मगरू तुरंत नदी में डाइव मारकर नदी पार करने लगता है। तुम किसी काम के नहीं हो रिंकू। रिंकू बहुत मुश्किल से पुल की लकड़ी के सहारे डूबते डूबते बचता है और नदी पार करता है। नदी पार करने के बाद मगरू मिट्टी खोदने लगता है, लेकिन मिट्टी उसकी आंख में, नाक में घुस जाती है और उसके नुकीले पंजों से जड़ी बूटी को भी नुकसान होने लगता है। तुम्हारी मूर्खता के कारण जड़ी बूटी खराब हो रही है मगरू। फिर रिंकू अपने हाथों से बहुत सावधानी के साथ मिट्टी खोदकर जड़ी बूटी निकाल लेता है। दोनों फिर नदी के पास वापस जाने के लिए पहुंचते हैं। तुम नदी में डूब जाओगे, मुझे जड़ी बूटी दे दो। तुम्हारे तैरने से जड़ी बूटी भीग जाएंगे, जड़ी बूटी तुम्हें नहीं दे सकता। दोनों सोच में पड़ जाते हैं और फिर देखो, मैं तुम्हारे बिना नदी पार नहीं कर सकता। और मैं तुम्हारे बिना जड़ी बूटी को बिना खराब किए वापस नहीं लेकर जा सकता। फिर मगरू की पीठ पर रिंकू सवार होकर नदी पार कर लेता है और जड़ी बूटी सुरक्षित तोता के पास पहुंच जाते हैं। तुम दोनों ने क्या मिलजुल कर ये काम किया है? हाँ, तुम्हारी दोस्ती के लिए हम दोनों ने अपनी दुश्मनी भुला दी। हमारी दुश्मनी से बढ़कर तुम्हारी तबीयत बड़ी है तोता। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, मैं तबीयत खराब होने का नाटक कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों मेरी दोस्ती निभाते हो कि अपनी अपनी दुश्मनी, और तुम दोनों ने ये साबित कर दिया कि तुम भी दोस्त बनकर रह सकते हो। और फिर मगरू और रिंकू समझदारी दिखाते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब उन्हें कोई भी एक दूसरे के खिलाफ भड़का नहीं सकता था। कभी भी सिर्फ दूसरों के कहने पर किसी को अपना दुश्मन नहीं मान लेना चाहिए। विनमय जंगल में भल्लू भालू और पिट्टू बंदर रहते थे। दोनों में बहुत कंपटीशन की भावना थी। जहाँ भल्लू बहुत ताकतवर था और बड़े बड़े पेड़ों को हिलाकर शहद का छाता तोड़ देता था, पिट्टू ऊंची ऊंची छलांग लगाकर फल तोड़ देता था। पिट्टू, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो। हाँ, तो क्या हुआ? तुम कौन से मेरे जैसे पेड़ से फल तोड़ लेते हो? मुझसे मुकाबला करो, जो जीतेगा उसका नाम होगा। ठीक है। दोनों तोता के पास जाते हैं। तुम दोनों की काबिलियत अलग अलग है, इसमें मुकाबला क्यों? मुकाबला तो बनता ही है तोता जी, आखिर ये मुझे चिढ़ाता है। ये भी मुझे नीचा दिखाता है। मुकाबला तो अब होके ही रहेगा तोता भाई। आप जीत और हार का फैसला करना। ठीक है, मैं तुम दोनों को एक ही चैलेंज दूंगा, उसको तुम्हें पूरा करना होगा। तुम दोनों नदी के पार जाओ और मेरे लिए बड़े पेड़ का अमरूद तोड़ कर लेकर आओ। मैं अमरूद खाने के बाद बताऊंगा कि ये कंपटीशन कौन जीता। मंजूर, मैं ही जीतने वाला हूँ। अरे तू क्या जीतेगा, तू तो आधे रास्ते में ही थक जाएगा। जीत तो मेरी ताकत की ही होगी। फिर दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। बंदर नदी के धारा देखकर डर जाता है। नदी तो बहुत तेज बह रही है, इससे मैं पार कैसे करूँगा? तुम नदी पार नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर अकेले नदी पार कर दूंगा तो तोता भाई के सामने तुम कहोगे कि तुम्हें पूरा मौका नहीं मिला। वो तो मैं कहूँगा ही। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठ जाता हूँ। हाँ, बैठ जाओ।
फिर भल्लू पिट्टू को पीठ पर बिठाकर नदी के पार चला जाता है। नदी के पार पहुंचने के बाद अरे यहाँ तो पेड़ ही पेड़ है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेड़ अमरूद का है? मुझे तो यही नहीं पता कि अमरूद का पेड़ दिखता कैसे है। मुझे पता है कौन सा पेड़ है अमरूद का, और मैं पेड़ पर चढ़कर दूर तक देख सकता हूँ कि वो कहाँ है। लेकिन अगर मैं अकेला फल तोड़ कर ले आऊँगा तो तुम तोता भाई से कहोगे कि मैंने तुम्हारी मदद का मोल नहीं चुकाया। हाँ, वो तो मैं कहूँगा ही। अब तुम अमरूद के पेड़ को देखो कहाँ है। और पिट्टू पेड़ पर चढ़कर पेड़ का पता लगा लेता है और फिर दोनों उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। पिट्टू पेड़ पर चढ़ जाता है और अमरूद तोड़ने लगता है। भल्लू उसी पेड़ को जोर जोर से हिलाता है और अमरूद अपने आप टूटकर गिर जाते हैं। पिट्टू और भल्लू अमरूद इकट्ठा करते हैं और दौड़ दौड़ कर नदी के पास पहुंच जाते हैं। अरे, अगर मैं नदी पार करूँगा तो अमरूद कैसे पकड़ के रखूँगा? मैं अमरूद तो पकड़ सकता हूँ लेकिन नदी पार नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर भल्लू अपने अमरूद पिट्टू को दे देता है और पिट्टू उसकी पीठ पर बैठ जाता है और फिर दोनों नदी पार करते हैं और वहीं पर तोता आ जाता है। अरे वाह, इतने सारे अमरूद! अब बताओ कि किसकी कितने अमरूद है? ये तो मैं अब नहीं बता सकता कि किसके कितने अमरूद है। हाँ, मुझे भी नहीं पता कि किसके कितने अमरूद है। ये तो सब मिल गए हैं। तो फिर विजेता किसका बनाओ? अगर पिट्टू नहीं होता तो मैं अमरूद के पेड़ को पहचान ही नहीं पाता। लेकिन अगर भल्लू नहीं होता तो मैं तो नदी भी पार नहीं कर सकता। तो फिर तुम दोनों में मिलजुल कर अपनी अपनी खूबी के हिसाब से ये एक काम करके आए हो। हाँ, मेरी खूबी और भल्लू की खूबी मिलकर काम करे तब ही हम ये अमरूद लेकर आ पाए। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम सब में कोई न कोई कमी भी रहती है। अब हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। अब हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैंने जो चैलेंज दिया था वो तुम्हें यही समझने के लिए था कि हमें अपनी अपनी खूबी में घमंड नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। और फिर भल्लू और पिट्टू में अच्छी दोस्ती हो जाती है। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है। सभी वह केक खाते हैं। चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। पार्टी खत्म होने के बाद निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है। निधि बंदरिया का जन्मदिन आने वाला है और निधि बंदरिया के पापा रॉकी भालू काम से आ गए हैं। निधि की माँ शारदा लोमड़ी रसोई में खाना बना रही है। आज निधि बहुत ज्यादा खुश है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बेटी निधि, कल तुम्हारा जन्मदिन है तो बताओ बेटा, तुम क्या खाना चाहती हो? तुम्हारे जन्मदिन पर मैं शारा तुम्हारा मनपसंद का खाना बनाना चाहती हूँ। मम्मी, आपका जो भी मन हो आप अपनी मर्जी से बना लो, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। मम्मी, आपने मेरे जन्मदिन के लिए इतनी बड़ी पार्टी प्लान की, मेरे लिए यही काफी है। मम्मी, बस आप मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। देखा ना शारदा, हमारी बच्ची अब बड़ी हो गई है, हमारी कितनी फिक्र करती है। अच्छा निधि बेटा, बताओ तुम्हें अपने इस जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए? हम तुम्हें वही ला कर देंगे। पापा मम्मी, आप मुझे खुशी खुशी जो भी देंगे मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे गिफ्ट के लिए इतना परेशान मत होइए। मैं तो बस चाहती हूँ कि आप मेरे जन्मदिन पर आकर बहुत मस्ती करें। और हाँ पापा, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जो मोना आंटी काम करती हैं, कल वह भी मेरे जन्मदिन पर शामिल हो और वह भी मेरे जन्मदिन पर बहुत मजे करे। ठीक है निधि, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं अभी तुम्हारी मम्मी से कहता हूँ, वह जाकर मोना से कल जन्मदिन के पार्टी में आने के लिए कह देगी। सुनो शारदा, तुम मोनी लोमड़ी से कह देना वह अपनी बेटी के साथ कल निधि की जन्मदिन पार्टी में आ जाए। ठीक है जी, मैं उसे कह दूंगी। मोना लोमड़ी के आते ही शारदा उसे जन्मदिन के लिए इनवाइट कर देती है। मोना लोमड़ी खुशी खुशी
अपने घर जाकर अपने बेटे चिंटू खरगोश से कहती है, अरे चिंटू बेटा, कल निधि का जन्मदिन है और कल तुम्हें मेरे साथ जाना है। उन्होंने अपनी पार्टी में हमें बुलाया है। अगले दिन चिंटू निधि की पार्टी में जाता है। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है। सभी वह केक खाते हैं। चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। यह केक तो बहुत टेस्टी है, पूरा चॉकलेट से बना है। ऐसा केक तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। पार्टी खत्म होने के बाद निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है। मेरा तो पेट केक से ही भर गया है। अब ये चॉकलेट मैं कल खाऊंगा, इसे यहीं रख देता हूँ। ऐसा कहकर वह उसे कहीं पर रख देता है। अगले दिन स्कूल से लौटकर उसे याद आता है कि वह चॉकलेट उसने अभी तक खाई नहीं, तो वह उसे उठाकर खाने लगता है। वह बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अरे वाह, ये चॉकलेट तो केक से भी ज्यादा अच्छी है। क्यों ना इसे मैं धीरे धीरे करके खाऊं। एक दिन में खा लूंगा तो कल नहीं खा पाऊंगा। हाँ, मैं आधी कल खाऊंगा और आधी उसके अगले दिन वह स्कूल से लौटते हुए देखता है कि एक आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। तो वह भी मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी इस आम की पेड़ की तरह अपनी एक चॉकलेट का पेड़ लगाऊं। मैं अभी बाकी बची हुई चॉकलेट अपने घर के आंगन में बो देता हूँ और उसे पानी दे दूंगा। कुछ ही दिन में पेड़ आ जाएगा और भी बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगा और रोज खाऊंगा। वह तुरंत अपने घर जाता है और बची हुई चॉकलेट उठाकर जमीन में गड्ढा खोदकर उसे बो देता है और उस पर मिट्टी डालकर उस पर पानी भी डाल देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ उसकी माँ मोना लोमड़ी आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ चिंटू, तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? हाँ मम्मी, मैंने ना यहाँ पर अपनी चॉकलेट डाली है। कुछ ही दिन में ना यहाँ एक बड़ा सा पेड़ उग जाएगा, फिर मैं रोज चॉकलेट खाऊंगा और मम्मी मैं तुमको भी चॉकलेट खिलाऊंगा। अरे मेरे मासूम से बच्चे, ऐसे चॉकलेट का पेड़ थोड़ी उगता है। तुमने लालच में आकर अपनी चॉकलेट भी खराब कर ली। चिंटू को अपनी गलती का एहसास होता है कि वह चॉकलेट के लालच में आकर गलती कर दिया है। एक गांव में पिंकी नाम की बंदरिया अपनी मम्मी चंपा लोमड़ी और पापा चिंकू हाथी के साथ रहती थी। पिंकी की मम्मी चंपा बहुत ही सुंदर थी, साथ ही वो बहुत अच्छा मेकअप करना भी जानती थी, इसलिए सभी उसकी बहुत तारीफ करते थे। पिंकी भी जब जब मम्मी को मेकअप करते देखती तो उसका भी मन मेकअप करने का करता। एक दिन जब वो बाजार जा रही थी तो उसकी मम्मी अपना मेकअप करने लगी। तब पिंकी ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे भी मेकअप करना है और आपके जितना सुंदर बनना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम अभी बहुत छोटी हो और छोटे बच्चों को मेकअप नहीं करना चाहिए। ये तो हम जैसे बड़े लोगों के लिए है, इसलिए कभी भी इसको यूज नहीं करना। जब बड़ी हो जाओगी तब मेकअप लगाना। पिंकी मम्मी की बात मान जाती है और उनके साथ बाजार जाती है। बाजार में पिंकी को उसकी स्कूल में पढ़ने वाली एक दोस्त मिल जाती है जिसका नाम चुनमुन खरगोशनी था। चुनमुन भी अपनी मम्मी के साथ बाजार आई हुई थी। अरे पिंकी मम्मी, आप यहीं? आप तो मेकअप में बहुत सुंदर लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैडम चली आ रही हो। अरे आप भी चुनमुन की मम्मी, इतनी भी कहाँ सुंदर लग रही हूँ मैं। नहीं पिंकी की मम्मी, आप भला की खूबसूरत लग रही हैं। लाइए मैं आपको काला टीका लगा देती हूँ, कहीं आपको किसी की नजर न लग जाए। ऐसा कहकर चुनमुन की मम्मी चुनमुन को लेकर वहाँ से चली जाती है और पिंकी अपनी मम्मी की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन चुनमुन स्कूल में अपने सभी दोस्तों से पिंकी की मम्मी के बारे में बात करती है। अरे सीमा, पता है पिंकी की मम्मी बहुत ही सुंदर मेकअप करना जानती है। कल जब हम उसकी मम्मी से बाजार में मिले तो मेरी मम्मी तो उन्हें पहचान ही नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैडम चली आ रही हो। पिंकी तेरा अच्छा है, तेरी मम्मी कितनी सुंदर है। हाँ वो तो है, मेरी मम्मी बहुत ही सुंदर है। वैसे पिंकी, तुम्हारी मम्मी ने कोई पार्लर का कोर्स किया है क्या, या उन्हें खुद ही ये सारा मेकअप करना आता है? मेरी मम्मी को मेकअप करने का बहुत शौक है, इसलिए उन्होंने ये सब खुद से ही सीखा, किसी पार्लर से नहीं। अरे वाह, काश मेरी भी मम्मी पिंकी की मम्मी जैसी होती। सभी की बातें सुनकर पिंकी बहुत खुश होती है और घर जाकर सोचती है, मेकअप के बाद हम बहुत सुंदर हो जाते हैं ना, जैसे मम्मी हो जाती है और सभी मम्मी की कितनी तारीफ करते हैं। क्यों ना मैं भी एक बार मेकअप करके देखूं, मैं भी फिर मम्मी जितनी सुंदर हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर पिंकी अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि उसकी मम्मी रसोई में खाना बना रही है। तो वो चुपके से मम्मी के कमरे
कमरे में चली जाती है और मम्मी की ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर मम्मी का मेकअप इस्तेमाल करने लगती है। एक एक करके वो क्रीम, फाउंडेशन, ब्लशर, हाइलाइटर, फेस पाउडर सब लगा लेती है और फिर बारी आती है आईलाइनर की। मम्मी आईलाइनर को अपनी आंखों पर लगाती हैं, जिससे उनकी आंखें और सुंदर हो जाती हैं। मैं भी इसे लगा लेती हूँ, मेरी आंखें भी बहुत सुंदर हो जाएंगी। पिंकी ऐसा सोचकर जैसे ही आईलाइनर आंखों पर लगाती है वैसे ही आईलाइनर उसकी आंखों में चला जाता है और वो अपनी आंखें मसलने लगती है और उसकी आंखों में मिर्ची लगने लगती है। मम्मी मम्मी मेरी हेल्प करो। पिंकी चिल्लाती है और उसकी आवाज उसकी मम्मी सुन लेती है और भागते हुए उसके पास आती है। अरे पिंकी, ये तेरे चेहरे का क्या हाल हो गया? पिंकी मम्मी को सब सच सच बता देती है। मम्मी उसका मुंह साफ करती है और उसकी आंखें धुलवाती है और उससे कहती है, पिंकी मैंने आपको मना किया था ना कि मम्मी का मेकअप यूज नहीं करना। बच्चा, मेकअप आपके लिए नहीं होता, यह बड़े लोगों के लिए होता है और आप तो अभी बहुत छोटे हैं और वैसे भी इसमें बहुत केमिकल होते हैं जो आपकी स्किन खराब कर सकते हैं। आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सॉरी मम्मी, आज के बाद नहीं करूँगी, प्रॉमिस। पिंकी मम्मी से सॉरी कहती है और वो समझ जाती है कि मम्मी जो कहती है तो हमारी भलाई के लिए ही कहती है, इसलिए उनकी बात जरूर माननी चाहिए।